फोकसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। इन्फ्लेशन के लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। इन्फ्लेशन को आप बेसिक से डिवाइड करते हैं, persistent rise in general price level of goods and services in an economy over a period of 1 year। एक साल में अगर आपकी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हो, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स में हम मेजॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है और मैक्रो में तमाम की तमाम गुड्स आती हैं जो आपके मुल्क में अवेलेबल है। तो जनरल से मुराद एवरेज है। तो जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल आप इस्तेमाल करते हो मैक्रो में, माइक्रो में आप इस्तेमाल करते हो प्राइस। तो मतलब क्लियर हो गया। परसिस्टेंट यानी कि स्टेडी, यानी कि कंसिस्टेंट, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ना, किनका, तमाम चीजों में से कुछ चीजों का भी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमी में 100 गुड्स हैं, उनमें से अगर 50 या 60 गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ जाएं तब भी आप कहेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में एक बात ये हो गई। अगली बात आपके सामने आ रही है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर में कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है। पहले समझ लें परचेजिंग पावर का मतलब क्या। यह है परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। इट इज नॉट परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन। परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन आपने डिस्कस किया था डिमांड के टॉपिक में, जब आपने कहा था कि डिमांड को आप डिस्कस करते हैं नंबर 2 चीजों से, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट। यहां पर हम बात करते हैं परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी, किसी भी करेंसी की खरीदने की कुव्वत। तो परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी का मतलब ये कि एक यूनिट किसी भी करेंसी का, समझने के लिए सुन लें, एक यूनिट किसी भी करेंसी का, सपोजिंगली हमारे पास पीकेआर है तो 1 रुपया एक यूनिट कहला सकता है। हमारे पास डॉलर है, यूएस डॉलर है, तो $1 एक यूनिट कहला सकता है। किसी भी करेंसी का $1 या एक यूनिट जितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हासिल कर सके, इसे कहा जाता है परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन नहीं है, परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी है। पैसे के खरीदने की कुव्वत, करेंसी के खरीदने की कुव्वत को कहा जाता है परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी। इसके साथ जो टॉपिक कनेक्ट होता है उसमें 2 बातें आती हैं। एक आती है नॉमिनल इनकम और एक आती है बात रियल इनकम। नॉमिनल इनकम का मतलब होता है विदाउट द एडजस्टमेंट द लेवल ऑफ प्राइसेस, विदाउट इंक्लूडिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल। और रियल इनकम का मतलब होता है विद द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल का चेंज। अगर आप इसमें एडजस्टमेंट करते हैं तो ये रियल इनकम कहलाती है। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आ गए। मिक्स बच्चे कहाँ करते हैं, जब मैं आपसे कहूं नॉमिनल इनकम रियल इनकम, आपके जहन में वर्ड पॉपअप हुआ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का वर्ड हमने पढ़ा था कहां पर, डिमांड में, और डिमांड में डिस्पोजेबल इनकम आपने पढ़ा था द लेफ्ट ओवर इनकम आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपने बस वर्ड इस्तेमाल किया एक नॉमिनल इनकम का और दूसरा रियल इनकम का। नॉमिनल इनकम का मतलब होता है कि इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, और रियल इनकम का मतलब होता है कि इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल है। तो ये 3 टर्म्स इंट्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, जब भी आप इन्फ्लेशन करें तो डेवलपिंग ऑफ डेफिनेशन जो है कि भाई इन्फ्लेशन की आपने डेफिनेशन लिखी, अब और कुछ चाहिए मुझे लिखने के लिए, तो एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, आपके पास डेवलपमेंट के लिए ये बातें आ गई कि साथ साथ आपने परचेजिंग पावर, साथ साथ आपने नॉमिनल इनकम या रियल इनकम के बारे में कुछ ना कुछ समझा दिया। ठीक हो गई बात। ये सारी चीजें इंट्रो में आने के बाद अब आते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन हमारे पास हैं 3। ठीक है जी, सारी बातें मैं कर रहा हूँ। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है 3। 2, अगर कोई कहे कि 2 कॉजेज क्यों हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन को जब आप डायग्राम के जरिए कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास डायग्राम से हमें याद आनी चाहिए चेंजेस इन इक्विलिब्रियम की। जब आपने चेंजेस इन इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आपने 4 केसेस पढ़े थे, डिमांड का बढ़ना, डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का कम होना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो 2 रीजंस की वजह से बढ़ती हैं। डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करने से प्राइसेस बढ़ जाती थी। जब आप चेंजेस इन इक्विलिब्रियम में केस को याद करें तो डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाती थी। दूसरी वजह से जब सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता था तब भी प्राइसेस बढ़ जाती थी। तो ये 2 रीजन है जिसको आप कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस 2 हैं। इन्हीं की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। या तो वो कॉज
डिमांड साइड कॉज होता है या तो वो कॉज सप्लाई की वजह से होता है, और डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट फोर्सेस भी कहा जाता है। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन हमारे पास आ रहे हैं 3। नंबर 1 पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, खींच रहे हैं आप, क्या कौन खींच रहा है भाई? इन्फ्लेशन हो रही है, किसकी वजह से? डिमांड की वजह से। तो आपको मालूम हो गया कि सर एग्रीगेट डिमांड का कहीं ना कहीं रोल इसमें आता है। डिमांड का लफ्ज आपने माइक्रो में इस्तेमाल किया, तो एग्रीगेट डिमांड आप मैक्रो में इस्तेमाल करते हैं। तो वही सप्लाई और डिमांड का आपने लिखा, सप्लाई के पीछे ए लगा दिया तो एग्रीगेट सप्लाई बन गया, तो डिमांड के पीछे आपने ए लगा दिया तो एग्रीगेट डिमांड बन गया। वाई एक्सिस पे आपके पास आ गया प्राइस लेवल, ये लेवल ऑफ प्राइसेस, और एक्स एक्सिस पर आपके पास क्वांटिटी, या आप वाई लिख लें या आप नेशनल इनकम लिख लें। मतलब अभी क्लियर है, A2 इकोनॉमिक्स में जाकर हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे। अभी के लिए काफी है कि आप Q यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दें, डायग्राम की लेबलिंग हो गई। ठीक है जी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है? राइज इन द प्राइस लेवल कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड, राइज इन द प्राइस लेवल, प्राइस का बढ़ना क्यों? डिमांड की वजह से। इसको कहा जाता है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इसे हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम दिया। डायग्राम आपके पास आ गई यूं, जिसमें आपके पास AD से AD1 तक आपने बात करी, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, वाई एक्सिस पर आपके पास P1 से P2 प्राइसेस में इजाफा हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइज इन द प्राइस लेवल कॉज्ड बाय हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पर रेफरेंस आपको दिया था, सेम डायग्राम है। जब आपने सप्लाई को शुरू किया तो सप्लाई में आप पहुंचे थे नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, तो वर्ड आया था कॉस्ट का, ऊपर लिखवाया था फर्म, फर्म के बाद फर्म का काम होता है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उनकी होती है कॉस्ट। कॉस्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब भी हम फर्म के हवाले से बात करते हैं तो कॉस्ट कहलाती है अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय फर्म्स इन हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करनी होती है, और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हायर करती हैं उनकी जो पेमेंट करती हैं इन्हें कॉस्ट कहा जाता है। तो लैंड की कॉस्ट लिखवाई थी रेंट, लेबर की कॉस्ट लिखवाई थी वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट लिखवाई थी इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी कॉस्ट नहीं है, वो तो इंटरप्राइज का प्रॉफिट कहलाता है। तो प्लीज मिक्स नहीं करना, इन तीनों चीजों से मिलकर ही इंटरप्राइज फॉर्म होती है। आपने सप्लाई साइड या सप्लाई के नॉन प्राइस फैक्टर में समझा था कि सर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या हो सकता है। ठीक होगी बात? आज यहाँ पर वही डायग्राम का रेफरेंस आपने दिया और आपने लिखा इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज लाइकली टू बी अ फोर्सफुल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपने लिखा फॉर इंस्टेंस राइज इन द वेज ऑफ लेबर्स। एक एग्जांपल दी, अगर लेबर की तनख्वाहें वेजेस में इजाफा हो तो ये फर्म के लिए कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट तस्वुर की जाएगी। और अगर फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SRAS। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आता हो। तो आपने दो किस्म के एग्रीगेट सप्लाई कर्व पढ़े थे, एक का मतलब था शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व SRAS और एक का मतलब था LRAS। तो जो डायग्राम बनी है ख्याल रखिएगा कि आपने यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में SRAS के हवाले से बात करी और आपने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट शो की। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल में इजाफा हो गया। ये दो चीजें हो गई। मॉनेटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, मैं फिर से बता रहा हूं, मॉनेटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन कनेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, मगर हमेशा की तरह आज भी मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ इसकी लॉजिक एक बार और शेयर कर लूं कि मॉनेटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। जहां कहीं इकोनॉमिक्स में आपके पास वर्ड आए मॉनेटरी, तो इसका ताल्लुक होता है दो चीजों से, आइदर विद द मनी सप्लाई, आइदर विद द इंटरेस्ट रेट। तो वो सारी बातें जो आप मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेमाल करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये बातें कहलाती हैं। कौन कौन सी बातें? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, ये दोनों बातें। इंटरेस्ट रेट की आपने लिखी थी 4 डेफिनेशंस, अब तक याद होनी चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, नंबर 2 रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग मनी, तीसरी डेफिनेशन प्राइस ऑफ मनी, और चौथी बात रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी बातें आपको आती हैं तो आप
इंटरेस्ट रेट को अच्छे से जानते हैं। मनी सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ करेंसी। और फॉर्म्स ऑफ करेंसी के टाइप्स होती हैं 3। नंबर 1 पे था बैंक अकाउंट, नंबर 2 पे कॉइन्स, नंबर 3 पे करेंसी नोट्स। ये होती हैं फॉर्म्स ऑफ मनी विच सर्कुलेट इन एन इकोनॉमी। द फॉर्म्स ऑफ मनी विच सर्कुलेट इन एन इकोनॉमी, इसको कहते हैं मनी सप्लाई। याद आ गई बात? जब भी मॉनेटरी व्यू की हम बात करेंगे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। अगली बात आपको बताई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो सेंट्रल बैंक आजाद होता है किन चीजों में? आइए समझते हैं। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में भी आजाद होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेस्ट रेट, जैसे डिस्काउंट रेट, जिसे पॉलिसी रेट, जिसे नेशनल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, वो सेट करे। आइए समझते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं मनी, तो आज पैसा बन गया प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट डायग्राम की टॉप पर आए उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर आती है और उसी प्रोडक्ट की प्राइस वाई एक्सिस पर आती है। तो आपने लिखा प्राइस ऑफ मनी इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। तो आज प्राइस ऑफ मनी लिख दिया और इंटरेस्ट रेट लिख दिया, और हमेशा कोई ना कोई करेंसी की सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे, आपने लिख दिया। एक हो गया डिमांड फॉर मनी, ख्याल रखिएगा डीएम का मतलब यहाँ पर है डिमांड फॉर मनी। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी की। तो दो चीजें सेंट्रल बैंक खुद से कंट्रोल करता है, एक है इंटरेस्ट रेट और एक है मनी सप्लाई। अब अगर मैं मनी सप्लाई को इस तरह से ड्रॉ करूं और फिर आपसे लॉजिक पूछूं, यार बाकी सारी बातें सही, ये मैंने बनाया मनी सप्लाई, तो पहले तो आपको बताना होगा कि ये परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक। और अब अभी भी आपके जहन में चल रहा है जैसे दोनों में से एक ही बात हमें जहन में आ रही है, कंफ्यूजन है, तो ख्याल रखें कोई भी कर्व जितना ज्यादा पैरेलल टू वाई एक्सिस वो उतना ही ज्यादा इन इलास्टिक। शाबाश। तो ये क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक है तो आज बिल्कुल पैरेलल है। तो मनी सप्लाई वाई एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर आता है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर ऑब्वियसली आ गया पैसा यानी कि मनी, और मनी की क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। तो आज दो चीजें या दो चीजों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसे ही आप कहते हो परफेक्टली इन इलास्टिक। वो दो चीजें हैं इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, और ये दो चीजें दोनों ही कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल बैंक। हर मुल्क एक सेंट्रल बैंक होता है, पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। तो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई इसी वजह से आपस में बिल्कुल ही अलग अलग है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन का ना होना इन इलास्टिक कहला रहा है। इलास्टिक का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्सिवनेस। जब दो चीजें आपस में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इसका मतलब है उनकी आपस में इलास्टिसिटी नहीं है। सही जी। तो सारी बातें बताने के बाद अब जरा समझिएगा कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट में आपको बोलूं कि सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई में इजाफा कर दिया, आपने कहा ठीक है सर मर्जी उसकी, ऑटोनोमस बॉडी है। तो आइए जरा डायग्राम के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपने डिमांड फॉर मनी तो ऐसे ही रखा, दूसरी तरफ आपने सप्लाई ऑफ मनी के साथ ये काम किया, मनी सप्लाई 1 MS1, आपने कहा मनी सप्लाई में इजाफा कर रही है सेंट्रल बैंक, मैंने करने दें। तो इजाफा तो इसी तरह से होगा ना, राइट वर्ड शिफ्ट, तो यहाँ आपने इजाफा कर दिया। अब जरा समझिएगा वाई एक्सिस पे यहाँ पर आता है इंटरेस्ट रेट, अगर मैं इसे 0.1 कह दूं, E1 कह दूं तो ये E2 कहलाएगा। तो अगर मैं इसको प्राइस 1 कह दूं तो ये प्राइस 2 कहलाएगा, तो P1 से P2। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई में इजाफा करता है जो उसकी अपनी मर्जी है, तो उसी वक्त में इंटरेस्ट रेट जिसे प्राइस ऑफ मनी कहा जाता है उसमें कमी आ जाती है। तो क्या डिमांड ऑफ मनी में इजाफा हो जाता है? यहां से यहां तक एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगी, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। तो जब मूवमेंट अलोंग द कर्व है तो आज लोगों के पास ज्यादा पैसे आ चुके, जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए इसकी वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ गई। जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ गई इसी वजह से बाइंग पावर बढ़ गई, तो बाइंग पावर बढ़ गई तो आज एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई इसे कहते हैं मॉनेटरिस्ट व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, इसे कहा जाता है मॉनेटरिस्ट
व्यू ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप गौर से इसको देखें तो आज हमारे पास वो डायग्राम जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपको समझाई, और वो डायग्राम जो कॉस्ट पुश सॉरी और वो डायग्राम जो मॉनिटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन में आपको समझा रहा हूं, बराबर है। तो ये आपके पास आ गया मॉनिटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन। मॉनिटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन में आपने अब तक 3 बातें समझ ली कि सर डायग्राम सेम होती है मॉनिटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन में, मगर ये डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो आप ये वाली ड्रॉ करते हैं, मगर इसके पीछे की जो बैकिंग है वो सिर्फ आप समझने के लिए अपने पास रखते हैं। ठीक हो गई बात? ये एमसीक्यू में आपको तंग कर सकता है, अदरवाइज ये आपको तंग नहीं करेगा। एग्जामिनर को नहीं पता होता कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपने लिख दिया कि भाई 3 कॉजेज होते हैं, लिखते हैं, कोई मसला नहीं। जहां पर मॉनिटरी व्यू की बात आती है वहीं हम कुछ और थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं, मगर वो A2 में हम नाम के साथ बात करते हैं मॉनिटर्स। एएस के लेवल पे इतना जानना काफी है कि मॉनिटरी व्यू ऑफ इक्वेशन सॉरी मॉनिटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन क्या था। एट टाइम्स आपको अगर कभी कुछ बातें इसमें मजीद नजर आई तो ये टर्म या ये वर्ड्स आपको नजर आए होंगे, फिशर इक्वेशन, जो यहाँ एएस के लेवल पे समझाना जरूरी नहीं है, कंटेंट का पार्ट नहीं है। तो हम एक हद तक ही आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती। व्हाट इज मेंट बाय दैट फिशर इक्वेशन, इस तरह की चीजें एग्जामिनर एएस के लिए नहीं पूछता, सिर्फ कनेक्टिविटी आती। सही है, तो डायग्राम भी आपने कर ली और आपने सारी बातें बता दी, कॉजेस कंप्लीट हो चुका। अगली बात हमने करनी है, जरा आइए देखते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और ये आ गया आपके पास डॉक्यूमेंट। तो अब तक आपने 3 बातें कर ली, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन आपके पास 3 आ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ख्याल रखिएगा, कॉजेस और टाइप्स अलग अलग चीजें हैं। ठीक है जी, तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं पूछा तो आप कॉजेस लिख सकते हैं। टाइप्स नॉर्मली पेपर 1 यानी कि एमसीक्यू में पूछी जाती है, फिर भी अगर वो पेपर 2 में भी पूछना चाहे तो लिख दीजिएगा। कुछ बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक कहलाती है माइल्ड इन्फ्लेशन। अब इसका कोई टेक्निकल नाम नहीं है, नॉर्मली माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें अगर हम यहाँ डेफिनेशन को देखें, लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइसेस विल इंक्रीज अप टू 5%। तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, अगर 5% तक इन्फ्लेशन मौजूद है आपकी इकोनॉमी में तो इसे एज अ वर्ड कहा जा सकता है माइल्ड इन्फ्लेशन। कभी कभी इसे कहा जाता है कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, कभी कभी इसे कहा जाता है हेल्दी इन्फ्लेशन। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आप माइल्ड इन्फ्लेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनर इतना इसमें पेपर 2 में बात नहीं करता, एमसीक्यू में कभी कभी वो आपको तंग कर सकता है कि माइल्ड इन्फ्लेशन क्या होती है बताओ, तब भी वो आपको कोई ना कोई रेंज देगा। ठीक हो गई बात? कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकती हैं, ये मतलब है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अ मोर सीरियस, ऑब्वियसली माइल्ड इन्फ्लेशन से ज्यादा कोई चीज सिवियर है, सीरियस है। A more serious economic situation when the price increases by 10%। जैसे ही इन्फ्लेशन 10% तक पहुंचे तो आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं डबल डिजिट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच जाए, फॉर एग्जाम्पल 1%, 2%, बढ़ते बढ़ते 9%, 9% के आगे जैसी जाती है तो 1 एक डिजिट, 0 दूसरा डिजिट, इसे कहा जाता है डबल डिजिट इन्फ्लेशन। और किसी भी इकोनॉमी में अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो, इसका मतलब है थोड़ा सा खतरा शुरू हो गया, इन्फ्लेशन अपनी हद तक जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इन्फ्लेशन का होना बेहतर है, मगर एक हद तक। अगर इन्फ्लेशन उस हद से आगे बढ़ रही है, अब वो हद कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, टारगेटेड इन्फ्लेशन, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टारगेटेड इन्फ्लेशन। जब एक इकोनॉमी या एक कंट्री या एक गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन का लेवल एक खास हद तक रहे उस इकोनॉमी में, इसे कहा जाता है टारगेटेड इन्फ्लेशन। ठीक है जी। माइल्ड इन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन का लेवल 0 से लेकर 5% तक कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, इसको कंट्रोलेबल माइल्ड हेल्दी इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसमें आपके इकोनॉमी के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें चाहे आप हाउस होल्ड की बात करें, जिसे आप इंडिविजुअल कहते हैं, बायर कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरा जो पार्टिसिपेंट है इकोनॉमिक एजेंट फर्म, उसके बारे में आप बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं मुतासिर बैडली नहीं होते। सही हो गई बात? समझ में आ गई कुछ ना कुछ? आगे चलते हैं।
हाइपर इन्फ्लेशन, ये बहुत ही ज्यादा टर्म जो इस्तेमाल होती है एमसीक्यू उसके लिए बता देते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर का मतलब होता है एक्सट्रीम, तो देयर इज नो प्रिसाइज न्यूमेरिक डेफिनेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, मगर हाइपर इन्फ्लेशन को हम उनको कुछ कुछ चीजों से समझते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में केओस होता है, एक इकोनॉमी में केओस का मतलब बेतरतीबी, हंगामा होता है। अच्छा, वो हंगामा किस तरह से होगा? लोगों का प्रिवेलिंग करेंसी से एतमाद उठ जाता है, जो भी करेंसी चल रही हो उस करेंसी से एतमाद उठ जाता है, पहली बात। प्राइसेस, आप फिर भी मजे हैं, नहीं मुझे बताएं प्राइसेस कितनी होती हैं, तो आप समझिए 100% से ऊपर, कहीं तक भी 1000% तक, 2000% तक, इतना अगर इन्फ्लेशन रेट हो तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। तीसरी बात, हाइपर इन्फ्लेशन का ड्यूरेशन बहुत लंबा अरसे तक नहीं होता। अब ये लंबा अरसा ये नहीं कह रहा मैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हाइपर इन्फ्लेशन विटनेस नहीं की गई। तो कहाँ कहाँ पर इन्फ्लेशन विटनेस की गई? हाइपर इन्फ्लेशन जहां पे कहीं वॉर सिचुएशन हो, जहां कहीं नेचुरल डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर का मतलब फ्लड आ जाए खुदा ना खास्ता, सही, हरिकेन या कोई स्टॉर्म आ जाए, या इस किस्म की नेचुरल डेवस्टेशन के बारे में हम बात करते हैं, वहां पर हमारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक हो गई बात? ये उसके सिम्टम्स है तो आप वहां से पिक कर लेंगे। ये भी डेवलपिंग ऑफ इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन नोट से देखकर कर सकते हैं, सेक्टर इन्फ्लेशन, बहुत सारी बातें। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंटेंट आप बढ़ सकते हैं, मगर हम अभी उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं। अगली बात, इन्फ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। सो मैं तीनों को कोशिश करूंगा इसी ग्राफ से समझाने की, जो इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया जा चुका। जो आपके पास ये लेवल आ रहा है, यहाँ पे ये पाम, जहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ से बेस ईयर स्टार्ट हो रहा है। बेस ईयर का मतलब ये वो ईयर है, आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कम से कम भी 2 टाइम ड्यूरेशन होने चाहिए। फॉर्मूला उसका होता है आरपीआई या सीपीआई, इसको कहते हैं न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू उस वक्त होगा जब ओल्ड होगा ना, तो जो ओल्ड होगा वो बेस ईयर पे आप बोलते हैं। आप किसी भी साल को बेस ईयर मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर आपको ये तो बता देगा, या अपनी मर्जी से मान लें। तो समझ लें जीरो पे आप बेस ईयर पे खड़े, यहां से आपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना या ऑब्जर्व करना शुरू किया। जहां तक इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, बढ़ना 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 प्राइस लेवल का इन्फ्लेशन कहलाता है। ये मत कहिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपने ये कहना है प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है, तो प्राइस लेवल का इजाफा इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर इस प्राइस लेवल में यहां तक इजाफा हुआ और इसके बाद कमी आ रही है, इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, स्लोइंग डाउन इन द ग्रोथ रेट या इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। जैसे आप ये समझ, इस तरह समझा था आपने, जैसे एक साहब जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे थे, अभी भी वो दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको कहा जा सकता है समझने के लिए डिसइन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन तो मौजूद है, मगर जो उसका रेट था उस रेट में कमी आ चुकी है, इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। और अगर ऐसा हो कि जो आपका बेस ईयर था उस वक्त जो प्राइसेस थी, उन प्राइसेस से भी कहीं नीचे आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल 100 प्राइस थी बेस ईयर में, अब 100 प्राइस के नीचे 90 आपने लिख दिया, तो 90 का रीजन नेगेटिव रीजन कहलाएगा, और इसे डीफ्लेशन कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाएगा। तो बेस ईयर से नीचे चले जाने को कहा जाएगा डीफ्लेशन। तो 3 टर्म्स आपके सामने आ गई, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तीनों को हमने एक ही ग्राफ से कर लिया, काफी है। अगर आप इसी किस्म का ग्राफ ड्रॉ कर दें तो भी बेहतर है। मुख्तलिफ ग्राफ मैंने इसी तरह से दिखाने की कोशिश करी है, एग्जामिनर डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में टाइमलाइन में पूछ आपसे सकता है। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें जो आपके पास चीजें आ रही हैं सीपीआई, आरपीआई, डब्ल्यूपीआई, आपके सिलेबस के हिसाब से आप सीपीआई कहो आरपीआई कहो एक बराबर बात है, कोई मुख्तलिफ बात नहीं। सीपीआई को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आरपीआई को कहते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंडेक्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सही है। इंडेक्सिंग की जा रही है प्राइस की, इंडेक्सिंग की जा रही है प्राइस की। इंडेक्सिंग का मतलब होता है आप प्राइस में आने वाली चेंजेस को नोट कर रहे हैं, प्राइस इजाफा कर रहे, प्राइस में इजाफा हो रहा है या प्राइस में कमी आ रही है, इसे ही आम जुबान में इंडेक्सिंग कहा जाता है।
तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स। आपके सिलेबस के हिसाब से आप सीपीआई कहें, आरपीआई कहें, बराबर बात है। डब्ल्यूपीआई, एसपीआई, इस किस्म के वर्ड मत इस्तेमाल करिएगा, ये आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। ठीक होगी बात। मैथड्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा है सीपीआई, आरपीआई, इसके अलावा एक आपके पास होता है जीडीपी डिफ्लेटर। नॉर्मली एएस में ये पूछा नहीं जाता, ये A2 का पार्ट है। आप चाहें तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस की एक्सटेंशन कहलाती है, डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता। एमसीक्यू में कभी भी मस्ती कर सकता है एग्जामिनर, आपसे पूछ सकता है, छोड़ दिया। अब वो आप परेशान हैं कि पढ़ा नहीं था, तो एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। तो मैं हमेशा रेफरेंस ऐसे देता हूँ कि हम टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मेन टॉपिक्स हमारे हैं। अच्छा जी, रिटेल प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपके जहन में फिट होनी चाहिए। तो मेथड अपने जहन पे रखें, अगर इससे आसान मेथड है तो वो कर लें, मगर वो मेथड ऐसा मेथड हो जिससे आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हम वो सारे क्वेश्चंस जहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ आरपीआई की कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन आती है हम कर सकेंगे। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने से पीछे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट करती है सर्वे। इस सर्वे में मालूम किया जाता है उन चीजों के बारे में जो आपकी इकोनॉमी में, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्हें नाम दिया जाता है बास्केट ऑफ गुड्स। तो आपने भी इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में ये वाली टर्म लाजमी इस्तेमाल करनी है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द बास्केट ऑफ गुड्स। कितना सिंपल रखें, बता दें। अब क्योंकि एक इकोनॉमी बास्केट ऑफ गुड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है 1000, 2000, 3000 हो, तो हम उसको कुछ कुछ हेड्स में कन्वर्ट कर देंगे, आगे उन पर भी बात होती है। रिकॉर्डिंग हाउ मच द प्राइस लेवल हैज बीन चेंज फ्रॉम द बेस ईयर टू द ईयर दैट यू आर नोटिसिंग इट। तो आपके पास 2 ईयर कम से कम भी आ गए, 2 टाइम डिफरेंस आ गए। एक साल, दूसरे साल भी जब टाइम पीरियड में चेंजेस आ रही है इन्फ्लेशन में, यानी कि प्राइसेस में, उसको आपने नोट करना है। तीसरा, वेट्स के बारे में जानना। वेट्स, WEIGHTS, वेट्स किसे कहते हैं? कंजम्पशन। आपकी कंजम्पशन जो आपने अपनी इनकम में से करी हो उन गुड्स पर, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, आपकी इनकम का हिस्सा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड या कंज्यूम ऑन बाइंग ऑन बास्केट ऑफ गुड्स। जो भी बास्केट ऑफ गुड्स हैं या वो जो गुड्स हैं उनमें जो आपने खर्चा किया, ऑब्वियसली आप अपनी इनकम में से ही खर्चा कर रहे हैं, तो इनकम का वो हिस्सा जो खर्च हो रहा हो उन बास्केट ऑफ गुड्स में खरीदने में, इसे कहा जाता है वेट्स। ये भी अक्सर औकात डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में आता है, 2 मार्क्स के लिए। इतनी बेसिक डेफिनेशन होती है, हम क्योंकि उसको इग्नोर कर देते हैं तो हम 2 मार्क्स से चले जाते हैं। एनीहाउ, पैटर्न बड़ा सिंपल सा, कॉलम वाइज अपने जहन में बिठा लें। पहले कॉलम में आपने लिखना बास्केट ऑफ, ऊपर टॉप पे आपने लिखना आपके पास ईयर। ईयर के हवाले से कोई भी 2 साल आपने जहन में रखने। तो पहले साल को हमने नाम दिया ओल्ड और दूसरे साल को हमने नाम दिया न्यू। आप कुछ और नंबर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बास्केट ऑफ गुड्स के मेन हेड्स मैंने बनाए, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो FHT और E लिख दीजिएगा, यानी कि मेन खर्चे यही होते हैं। इनके बहुत सारे सब हेडिंग्स आप बना सकते हैं, उन सारी बातों को नहीं लिखा जा सकता। प्राइस लेवल हमेशा बेस ईयर में 100 से ही आपने अज्यूम करना है। बेस ईयर में आपने प्राइस 100 रखनी है, तो आपने तमाम गुड्स के आगे प्राइस रखनी 100। वेट्स आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं पेपर 2 में, या एग्जामिनर आपसे अगर पूछेगा तो MCQ में अगर वो आपको वेट देता है तो आप वहीं से करेंगे। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से वेट को लिख सकते हैं। मैंने 60, 20, 10 और 10, इसका मतलब टोटल 100 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। 1 का मतलब अगर मैं कहूं कि 0.6, 0.2, 0.1 और 0.1, तो ये 10 आ जाएगा। या 10 से करें या 1 से करें, आपके नंबर्स वेट के हवाले से ऐसी हूं, 60, 20, 10 और 10। 60, 20, 10 और 10 या तो 100 में से हो, या तो 10 में से हो, या 1 में से हो। और यही आपने जहन में बात रखनी है कि एग्जाम से जो MCQ में क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से आएंगे। बाकी काम आसान हो गया। प्राइस को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो P इंटू W, तो कॉलम आपको नजर आ रहा है। उसके बाद कैलकुलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ 10,000, अगले साल में 2018, इसमें न्यू आपने लिखा। प्राइसेस, ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो प्राइसेस को आपने बढ़ाया अपनी मर्जी से। अगर पेपर 2 कर रहे हैं और एग्जामिनर की मर्जी से अगर वो पेपर 1 में MCQ में आपसे पूछता है, तो मैंने अपनी मर्जी से 110, 120, 110, 100 लिखने का मकसद आपको बताना था कि मेजॉरिटी
गुड्स की अगर प्राइसेस में चेंज आ जाए, क्योंकि हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, एग्जाम में निकल डिफ्लेशन कैलकुलेट करके दिखाओ तो प्राइसेस को हम कम कर देंगे तो डिफ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप एक में 100 लिख दीजिएगा कि सेम लेवल पर भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो सकती है। जब हमने इसको सम अप किया मल्टीप्लाई करने के बाद, वेट्स विल रिमेन सेम, वेट्स विल रिमेन सेम, ख्याल रखिएगा रिटेल प्राइस इंडेक्स के साथ इसको कनेक्ट मैंने किया था कि भाई आप इंडेक्सिंग कर रहे हो प्राइस की, तो प्राइस में आने वाले चेंज को आप नोट कर रहे हो, नॉट द चेंज दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ वेट। तो आरपीआई में वेट्स कांस्टेंट रहते हैं, आरपीआई में वेट्स कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह से कि आप किसी क्लिनिक में जाते हो, आप कहते हैं यार मेरा ये टेस्ट कर लें, तो भाई वो वही उसी चीज को टेस्ट करेगा, किसी और चीज को टेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से जो आरपीआई का फॉर्मूला है, इसमें इंडेक्स का मतलब ये है कि आप प्राइस की इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और प्राइस की इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप प्राइस में आने वाली चेंजेस को नोट कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आरपीआई में स्टैंडर्ड है कि वेट्स विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्यूरेशन और कोर्स ऑफ वो दोज थिंग्स जो कि आप नोट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? सारी बातों का जवाब दे दिया। एमसीक्यू की बात जहन में बिठानी है। कैलकुलेशन आपने करी तो आपके पास आ गई 11,100। ऑब्वियसली फार्मूला आपके पास है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आरपीआई आ जाएगी। सिंपल बेसिक। इस किस्म के क्वेश्चन भी 8 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ आरपीआई सीपीआई। ये वो कंटेंट है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और जहां जहां इन्फ्लेशन पार्ट ए में पूछा जाता है 8 मार्क्स का, वो तो हो जाता है। और प्रॉब्लम्स क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत मुश्किल से आपको मिलती है, मिलती ही नहीं है, तो आपके पास ये डेटा मौजूद नहीं होता प्रॉब्लम्स ऑफ आरपीआई में। प्रॉब्लम आरपीआई प्रॉब्लम नंबर 1, इन एडिक्वेट कवरेज में एक एक बात बता रहा हूं, एटलीस्ट आपको इसका कोई ना कोई 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 पॉइंट्स का मतलब आप 8 मार्क्स तक की कवरेज कर सकते हैं। कहाँ की? अगर क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछा है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ आरपीआई, तो आप 4 पॉइंट्स को लेकर 8 मार्क्स तक जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास डेफिनेशन, जिसको हेडिंग कहा जाता है, वो आपको याद हो, तब आप कर सकते हैं। पहली बात, इनएडिक्वेट कवरेज भाई सर्वे है। अब सर्वे में पाकिस्तान में अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कराची की आबादी की बात करते हैं तो कोई कहता है 1,60,00,000, कोई कहता है 2.5 करोड़, और कोई कहता है 3 करोड़। तब तक तो जो आपकी नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने जाती है और सर्वे करती है, तो उन सर्वे में, दुनिया में कोई भी सर्वे हो, जब आप बिजनेस पढ़ते हैं कि सर्वे में कभी कभी बायसनेस आ जाती है। वो जो सर्वेयर होता है, जो क्वेश्चनियर बनाता है और उसको नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, इंफॉर्मेशन गलत आ रही होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसे कहा जा रहा है इनएडिक्वेट कवरेज। अब मुल्क में कितनी फैमिलीज हैं, एक मुल्क में कितने घर हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो जो सैंपल आपने लिया हो, जो आप रिसर्च करते हैं, एक सैंपल होता है। सैंपल क्या कहलाता है? इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है सैंपल, और उसमें उसी के फीचर्स होते हैं, किसके? पॉपुलेशन के। ये सारी मैं रिसर्च के बारे से बता रहा हूँ, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट कवरेज कर रहा हो, तमाम लोगों की व्यूज उसमें शामिल हो, तमाम लोगों का डाटा उसमें शामिल हो। इसे कहा जाता है इन एडिक्वेट कवरेज। पॉइंट नंबर 1 समझा दिया। पॉइंट नंबर 2, चॉइस ऑफ वेट्स। अब मैं अपने हवाले से बात करूं तो भाई मैं एक मिडिल इनकम क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं कहूंगा यार मेरे घर में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो आटे और चावल पर होता है। अब एक साहब है, वो कहेंगे नहीं भाई हमारे घर में सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है। अब चीज कोई हल्का फुल्का प्रोडक्ट तो है नहीं, उसमें ज्यादा पैसे हो सकता है खर्च हो। अब मैं इनकी जो ऑब्जर्वेशन नोट करूंगा, उसमें इन्होंने अपना वेट बता दिया कि भाई हम सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च करते हैं वो चीज पे करते हैं। इनके घर में ऑलिव ऑयल आता है, एक ऑलिव ऑयल भी कोई 700 मिलीलीटर जो होता है वो 1,000 रुपए की बॉटल होती है। और अगर 6-7 लीटर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो 10,000 तो बिल वैसे ही बन जाएगा। और एक आम आदमी 300-350 रुपए का लीटर यानी कि 1 kg तेल इस्तेमाल कर रहा है, तो देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। इनकी जो रेटिंग है, उन प्रोडक्ट्स में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उनका अलग क्राइटेरिया है, इनका अलग क्राइटेरिया है। तो इकोनॉमी में कितने लोग हैं, यहाँ पर बात हुई चॉइस ऑफ वेट्स के हवाले से कि गवर्नमेंट फिर उनको जनरलाइज कर रही होती है। अमूमी तौर पर लोग अपनी इनकम का इतना परसेंट हिस्सा ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, लोग अपनी इनकम का इतना परसेंट हिस्सा
खाने पीने फूड के आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहे हैं। अब सोचो लो मिडिल इनकम क्लास जो है वो कहाँ एंटरटेनमेंट करती होगी। आप तो चले डाइन आउट करके चले गए, आपने 10,000 रुपये खाना खाया, एक मेड जो आपके घर में आती है वो पूरे महीने काम करेगी, 10,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो यार अगर उससे पूछो वो भी तो उस इकोनॉमी का पार्ट है, आप उससे क्या कुछ वो 10,000 रुपये खाना खा रही है, तो मेरी सैलरी है पूरे महीने की। सो देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ वेज। तो सेकंड हेडिंग आपके पास आ गई, चॉइस ऑफ वेज। इसी तरह की बातें इसमें शामिल है। ऑब्वियसली अल्फाज आपको हमेशा नोट से मिलते हैं। चॉइस ऑफ बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके पास 15 साल का डाटा है, तो 15 साल में आप पहुंचे हो, समझ लें आप कि आप 2005 में एक प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। अब 2005 से 2021, सही है, हो सकता है माइन्यूट से चेंज आया, मगर आपके पास 2 ही साल थे, जहन में बिठा लें 2005 2021, हो सकता है बहुत ज्यादा चेंज आया हो। और बीच के सालों में 2005 के आगे 2006 7 8 9 10 11 12 20 तक बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस हो, और हो सकता है कि इन्हीं 2 सालों में बिग डिफरेंस आया हो। तो हो सकता है कि वो मिस रीड कर रहे हो आप इसको, किसको, चॉइस ऑफ बेस ईयर, सही है। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन के जो नंबर्स होते हैं वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। इनएक्यूरेसी, हर रिसर्च में इनएक्यूरेसी होती है, तो यहाँ आरपीआई की कैलकुलेशन में भी इनएक्यूरेसी का एलिमेंट हो सकता है। इनकम वेरिएशन आपको बता दिया भाई, हर आदमी की इनकम ब्रैकेट अलग अलग फॉल करती है। तो बहुत मुश्किल है कि हम आरपीआई के लिए जनरलाइज कर लें और तमाम लोगों को कहेंगे भाई आपकी इनकम इतनी है, सपोज कर लें एक पाकिस्तानी की इनकम इतनी है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा इनकम की भी, तो वो एवरेज बता रही होती है आपके मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तब जाकर वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम निकलता है, जो आप A2 में पढ़ेंगे या आपने ओ लेवल्स में सुना होगा। ठीक हो कोई बात? अच्छा जी, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर को भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या इसमें टाइम लाइन भी आ सकती है। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, 4 भी 8 मार्क्स तक की कवरेज के लिए काफी है। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी आपके एग्जाम से क्वेश्चन के हवाले से रख कर दिए कि भाई कंक्लूजन आप कर सकें। ये सारी बातें आप कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। हाउ टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी।
ठीक है जी, सुन लें। देखिए सबसे पहले आपने ये जान लिया कि सर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। अगर आपको कॉजेस आते हैं इसका मतलब है एक इन्फ्लेशन आपके पास से डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक आपके पास की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एक आपने अभी सुनी मॉनिटरिस्ट व्यू ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन को कर्व CURV कर्व करने जा रहे हैं, सीज करने जा रहे हैं, खत्म नहीं होती, खत्म इस वजह से नहीं होती क्योंकि प्राइसेस हमेशा कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ही आप कहते हैं कि सर प्राइस की स्टेबिलिटी। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल करने जा रही है तो वहां जहां पर रूट कॉज है, जहां पर उसकी प्रॉब्लम थी, उन्हीं को कुछ ना कुछ एड्रेस करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का टॉपिक आए तो लाजमी आपने इन्हीं बारे में बात करनी है, उसकी रेमेडीज के हवाले से, सॉल्यूशन के हवाले से। रिड्यूस डिमांड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट बात। रेज इंटरेस्ट रेट टू डिस्करेज बोरोइंग एंड डिमांड, विच पॉलिसी इज इट? Raise interest rate to discourage borrowing and demand. Contractually monetary policy. इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, raise taxes to reduce income and spending. Which policies? These policies should all reduce people's ability to spend too much money. तो inflation बढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप आज कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये वो सारी बातें हैं। कहाँ इन्फ्लेशन आती है? जब इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई होती है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के आखिर में आपको नजर आता है कि सर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होती थी। तो आज ये उन्हीं चीजों को कर्व करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस कॉस्ट प्रेशर्स। ऑब्वियसली इसका ताल्लुक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से। यहां पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, लिमिट वेज इंक्रीज इफ पॉसिबल। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर वर्कर्स। पब्लिक सेक्टर वर्कर्स का मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट आज ये करे कि आज उनकी वेजेस को जो बढ़ा रही है वो ना बढ़ाए, इसे कहते हैं लिमिट वेज इंक्रीज। आपकी जो वेजेस हैं उसका जो रेट है वो हर साल क्योंकि बढ़ता है, इसे नॉर्मली कहा जाता है नेशनल या लीगल नेशनल मिनिमम वेज। ये किसके कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हों या वो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हों, गवर्नमेंट हर एक ऑक्यूपेशन का क्या सेट करती है हर साल? लीगल नेशनल मिनिमम वेज। ये किस टॉपिक में नॉर्मली इस्तेमाल होता है? अगर आपने बिजनेस में ट्रेड यूनियन का नाम पढ़ा सुना तो OLMS में या AS में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, AS में डायरेक्टली कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी आपको बता दिया, लिमिट का मतलब रोको। ठीक है, किस चीज को रोको? वेज के बढ़ने को, वेज के बढ़ने को रोको। किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के पास से हर साल हर इकोनॉमी में एक रेट फिक्स होता है कि भाई इस रेट से आपकी इनकम बढ़ जानी चाहिए। सो अगर वो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन बढ़ जाती है, अगर आप कहीं ना कोई काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाती है, टीचर हैं तो उसकी आपकी सैलरी उस स्लैब के हिसाब से बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। फोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंपनीज टू होल्ड देयर प्राइसेस। एक तो है कि हो सकता है पब्लिक कॉर्पोरेशंस हो, जिसको स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कहते हैं, जिसे नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जिसे पब्लिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है। हो सकता है ये कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास हो। फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक के जो मामला है वो ऑब्वियसली एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई गवर्नमेंट पाबंद करे इन फर्म्स को कि ये अपनी जो यूटिलिटीज हैं उनकी जो कॉस्टिंग है, जो उनकी प्राइसेस हैं, उनको इतना बढ़े ना बढ़ाएं। इसको कहा जा रहा है फोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंपनीज टू होल्ड देयर प्राइसेस। तीसरी बात, और ये इस वजह से करी जा रही है क्योंकि बहुत सारी फर्म्स के लिए ये इनिशियल रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है तो उनके अखराजात इन यूटिलिटीज के हवाले से कम होने चाहिए। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ PKR। यहाँ पर हम अपनी करेंसी के बारे से बात करेंगे। पाकिस्तान की करेंसी PKR कहलाती है। तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ PKR इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है यानी कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है, तो जैसे ही आपकी करेंसी एप्रिशिएट करती है वैसे ही आपका इंपोर्ट का बिल कम हो जाता है। ये एक्सचेंज रेट में आपने कहीं पढ़ा था, उसमें यहाँ बता रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स आपने डिस्कस किए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर आप पहचान लें कि आपके मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो आप ये वाले तरीके अपना सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। रिड्यूस मनी सप्लाई प्रेशर, फिर से रिकॉल करवा दूं,
जहां कहीं मनी सप्लाई के बारे में बात होगी आपके जहन में दो ही बातें आनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, और तीसरा नाम आपके पास आना चाहिए सेंट्रल बैंक। तो कहानी इन्हीं किरदारों के गिर्द घूमती रहती है। प्रिंट लेस मनी किसका इख्तियार है? सेंट्रल बैंक का। दूसरा, विथड्रॉ सम मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी कि मनी सप्लाई में जितनी चीजें सर्कुलेशन में लोगों के पास मौजूद हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स के पास हो, उनको अपने पास सेंट्रल बैंक वापस बुला लेता है। ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा इसकी डिटेल्स आती नहीं है। वो हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में कई डिटेल्स में आपके साथ बात की जाए, यहाँ पर इतना ही है, काफी है, जिसकी वजह से डिमांड के प्रेशर्स कम होते हैं और फिर आप डिमांड इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज इन्फ्लेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब दोनों ही है। इन्फ्लेशन के अच्छे असरात अगर तो हों, और इन्फ्लेशन के बुरे असरात जिसे आप बुरा समझ रहे हैं या फेवरेबल नहीं समझ रहे इकोनॉमी के हिसाब से। तो आइए हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करें। द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन इम्पोजेस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन फर्म्स। तो हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट कितने हैं? 3। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है? फर्म्स को। आसान सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसका बुरा असर पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा? फर्म की कॉस्ट पे। एक होता सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ बुरा इंपैक्ट आएगा, और एक आप अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन होती है तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसी तरह से, मैं एक एग्जाम लूँ कि जहां पे इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो जिस मुल्क में इन्फ्लेशन, जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, उसी मुल्क में, उसी इकोनॉमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी इजाफा हो जाएगा। मेन्यू कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट का मतलब, आप अगर कोई कंपनी रन कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कहीं पर मेंशन्ड है, सही, किसी मेन्यू में मेंशन्ड है, उस मेन्यू को अगर आपने चेंज करना है तो मेन्यू को चेंज करने के लिए रीप्रिंट करना होगा ना। तो जो रीप्रिंट करने की कॉस्ट आती है, इसे कहा जाता है मेन्यू कॉस्ट। फिर समझ लें, आप किसी एक कंपनी में या आप एक रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, वहां पर आपने एक मेन्यू प्रिंट किया हुआ, इन्फ्लेशन हुई जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी, प्राइसेस में चेंज आया, जिसको आपने प्रिंट करवाना है, लिखना है, करेक्शन करनी है। तो अगर उसमें चेंजेस आ रही है किसमें? मेन्यू में, तो इसको कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। नॉर्मली पूछी नहीं आती, एमसीक्यू में आती, फिर भी लिख लीजिएगा। मेन्यू कॉस्ट के बाद शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट, कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग मनी अराउंड टू गेन हाई इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बताया था, इसमें दो बातें समझाई थी, उम्मीद है कि याद होगी। रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम और इन्फ्लेशन रेट हाई, तो आप अपना पैसा वहां से निकालेंगे, किसी और जगह पर फिर से लगाएंगे। फिर सुन लें, दो वर्ड्स बड़े कीमती हैं, एक है रेट ऑफ रिटर्न और एक है इन्फ्लेशन रेट। आपने कहीं किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर टू अचीव रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको मिलने वाला रिटर्न है उससे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन रेट है, तो आप पैसा वहां से निकाल कर कोशिश करेंगे ऐसे बैंक में पैसा रखवाने की जो आपको कम से कम उस लेवल पे या उससे ज्यादा, इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ऑफर कर रहा हो। तो ऐसा पैसा घुमाना जो आपका रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करने की कोशिश कर रहा हो, कितना अचीव करने की कोशिश कर रहा हो? इन्फ्लेशन रेट के बराबर या इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा। इससे, इसमें जो आपकी एफर्ट्स लग रही हैं, इसे कहा जाता है शू लेदर कॉस्ट। कम पूछे जाने वाली टर्म है, मगर आपको आनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। आगे चलते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन में encourage firms to expand, stable demand to inflation may make entrepreneurs optimistic about future sale। ख्याल रखिएगा कि इन्फ्लेशन बाय लार्ज डिमांड फिनोमिना है, डिमांड साइड फिनोमिना है। फिर से सुन लें, अभी आपने कहा सिर्फ कॉजेस तो आपने 3 बताए, डिमांड इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, मगर बाय लार्ज ज्यादातर इन्फ्लेशन जो विटनेस की गई है, दुनिया भर में ऑब्जर्व की गई है, उसका ताल्लुक डिमांड से रहा है। लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है। तो यहाँ पर वो ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, कौन? बिजनेस, कौन? फर्म्स। वो चाह रहे हैं कि यार लोग, अगर आज डिमांड उनकी बढ़ रही है तो डिमांड के बाद कंज्यूम तो करेंगे। डिमांड का मतलब ही है चीजों की कंजम्पशन में इजाफा। तो मैं एज अ बिजनेस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आज इन्फ्लेशन है तो मेरे लिए बेहतर है। एक तरफ तो ये बात होगी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, और प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये भी पॉसिबल है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट जो मैं अचीव कर रहा हूं उसमें भी इजाफा हो जाए। तो ये दोनों एक्सपेक्ट हैं। जिस तरह आपको याद है सप्लाई कर्व,
और प्राइस का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड में भी इजाफा होता है। यहाँ पर भी वो कनेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट लॉजिक के लिए। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल बर्डन ऑफ एनी डेट, ये आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का टाइम आए तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो बोरोअर होता है वो फायदे में रहता है। कौन? बोरोअर फायदे में रहता है, और जो लेंडर होता है जिसने पैसा उधार पे दिया हुआ होता है किसी दूसरे आदमी को, उसका होता है नुकसान। एग्जाम्पल दी थी 1960 21 रुपए थे, आपने लोन ले लिया, उस वक्त तो गाय आती थी और आपने 2021 में वापस किया तो उसका कचरा तो नहीं, जो चारा होता है वो भी नहीं आ पाया। तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल बर्डन ऑफ एनी डेट। ठीक है जी, ये बात है पुरानी। बोरोअर्स विल गेन, लेंडर्स विल लूज। अगली बात, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी वही हैं, अब जो इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के वो भी वही हैं। अब ये पैटी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं थोड़े से मैच्योर एग्जांपल्स में। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, जरा बात को समझिएगा। इन्फ्लेशन मोटिवेट्स प्रोड्यूसर्स to increase production as their goods or services will earn more profits। तो ये आपने लिखा, लॉ ऑफ सप्लाई को हिंट बनाया, और ये बात अभी डिस्कस की जा चुकी। ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये क्यों बात की जा रही है? एग्जामिनर किसी भी लिहाज से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जिनको आप सोच रहे होते हैं एग्जामिनेशन रूम में बैठकर, और अगर आप अभी से डिस्कस कर लेंगे तो बेहतर है कि आप तेजी के साथ उनको पिक कर पाएं। Poor people may adversely affected by inflation. Inflation widens the gap between rich and poor. इसका रीजन, अगर इन्फ्लेशन मुल्क में है यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं या प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है और लोगों की इनकम में उस रेट के साथ इजाफा नहीं हो रहा, इसका मतलब प्राइसेस तो बढ़ रही हैं किसी भी रेट के साथ, इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या इम्पैक्ट आता है? डिस्पैरिटी ऑफ इनकम आती है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को कहते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जिससे अमीर पर तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता मगर गरीब पुअर मजीद पुअर हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं। जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आप विटनेस कर रहे हैं, तो जिस वक्त में इन्फ्लेशन है अमूमी तौर पर उसी वक्त में आपकी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होती है। ठीक है, और उसका आपके पास उसका तरीकेकार, अगर आप एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी को रिकॉल करो तो आखिर में आपने लिखा था कि जिस इकोनॉमी में जिस वक्त में डिमांड पर इन्फ्लेशन हो, एग्रीगेट डिमांड हाई हो, उसी वक्त में लोग इंपोर्टेड गुड्स की तरफ जा रहे होते हैं और उनको खरीदने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हम देख रहे होते हैं। ठीक है जी, सारी बातें कनेक्टेड है। एक्सचेंज रेट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन will affect the external value of money or the exchange rate of the country. Other countries will find the currency more expensive and hence there will be less demand for it and the value of currency will fall. Inflation का external value of currency पर negative या बुरा impact पड़ता है, और inflation की वजह से क्योंकि आपकी cost of production कम हो जाती है तो अगले कंट्री को आपकी गुड्स महंगी लगती हैं, आपकी गुड्स महंगी लगती हैं। क्यों? एक्सचेंज रेट बढ़ गया। पूछना आपसे ये, यहां पे एक्सचेंज रेट क्रिटिकल क्वेश्चन है, यानी कि वैल्यू ऑफ करेंसी इन्फ्लेशन को मुतासिर कर रही है या इन्फ्लेशन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी को मुतासिर कर रही है, ये क्वेश्चन है। इस टेक्स्ट से पूछना आप लोगों से यह है कि दो बातें आई, एक तो एक्सचेंज रेट एक अलग टॉपिक है और एक इन्फ्लेशन जो कि एक अलग टॉपिक है। पूछना यह है इन बातों से आपको क्या लग रहा है कि सर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डाल रही है एक्सचेंज रेट पे, क्या ये है कि एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट डाल रहा है इन्फ्लेशन पे? इसका मतलब है इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी? एप्रिशिएट होगी। इस तरह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स कोई नहीं खरीदेगा। ध्यान में रख लें बात को, छोटी छोटी बातें हम सोचते नहीं तो रह जाते हैं। मेरी गुड्स महंगी हो गई
तो वो लोग जो मुझसे मेरी गुड्स खरीद रहे थे, इसको तो मैं कहूँगा एक्सपोर्टेड गुड्स, जो मैं दूसरे मुल्कों को बेच रहा हूँ, एक्सपोर्टेड गुड्स, अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो आज फॉरेनर्स जो हैं, जो इसको खरीद रहे थे, हासिल कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड आ गया ना, हाई प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब मेरी गुड्स जिसको मैं बेच रहा हूँ, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो अब वो लोग जो इससे पहले खरीद रहे थे अब नहीं खरीद पाएंगे। तो वो जब मेरी गुड नहीं खरीदेंगे तो मेरी करेंसी भी हासिल नहीं करेंगे, इस वजह से मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? या कोई मसला किसी को? ठीक है, साहब ये बता दिया। इसका इम्पैक्ट आपने जानना है। अगर आप ऐसी सवाल पे जंप इन कर गए, बाद में देखेंगे तो सवाल में फिर आप कुछ और ही लिख रहे होंगे। आपकी लॉजिक वंस फॉर ऑल क्लियर होनी चाहिए। आपके पास ग्रॉसरी कुछ भी हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, चेन एक ही होगी, लॉजिक कुछ और नहीं हो रही होती, या कुछ और होगी तो फिर आपकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं सेट होगी। और कनेक्टिविटी उस वक्त सेट होगी जब आपके पास पॉलिसीज तगड़ी हो। अगर आप कहीं आपको लगे कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ उसको वेरीफाई मैं कैसे करूँ, इंडोर्स कैसे करूँ, तो जनाब आपके पास आपकी पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जो चेन बनाई गई है, अगर आपको वो याद आती है, इसका मतलब आप ठीक जा रहे हो। और उसके अगेंस्ट में कुछ चल रहा है, इसका मतलब है आपकी लॉजिक्स ठीक नहीं है। बस इतनी सिंपल सॉल्यूशन है। कुछ भी सोचें आप, मर्जी आपकी। हु गेन्स और हु लूजेस, यहाँ पर भी ये बातें डिस्कस की जा चुकी। डिफ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कुछ कुछ सालों में। डिफ्लेशन के बारे में पूछ रहे क्योंकि अब उसमें टॉपिक्स में कुछ बचा नहीं है। तो वो इन्फ्लेशन पूछ चुका, कैलकुलेशन पूछ चुका, अब वो डिफ्लेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। हालांकि बड़ा आसान है। सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फ्लेशन को आपने बिल्कुल घुमा दिया। डिफ्लेशन, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन ये आपके पास आ रही है बहुत सारी बातें। एक तरफ एग्रीगेट डिमांड पे, दूसरी तरफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। कॉज ऑफ डिफ्लेशन में आपके पास है ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन का मतलब दुनिया भर में जो लोग पैसे कमा रहे थे, या दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उनकी नेशनल इनकम अब इतनी नहीं है, यानी कि उनके लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है जो कि आपसे आपकी गुड खरीदें। ठीक है, आपकी गुड्स नहीं खरीदेंगे तो उनकी या ओवरऑल दुनिया वालों की एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। फिस्कल ऑस्टेरिटी, फिस्कल प्रॉब्लम्स को कहते हैं। फिस्कल ऑस्टेरिटी ये सिर्फ एक मुश्किल टर्म है, सही है? आप फिस्कल प्रॉब्लम समझ लें। फिस्कल प्रॉब्लम का मतलब ये हो सकता है कि आपने टैक्सेस को ज्यादा कर दिया, सब्सिडीज को आपने कम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है या हो सकती है। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस कहा जाता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कहूँगा पॉलिटिकली यहाँ पर जरदारी की हुकूमत फिर से आ गई, जैसे भी है वो, हो सकता है अगर इस वजह से लोगों की कंजम्पशन में कमी आ गई तो आप ये कहेंगे कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। बाकी बातें सब ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी तरह इसको कहा जाता है डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस। ख्याल रखिएगा, लोग कॉन्फिडेंस की वजह से भी, या जब वो खुश होते हैं, जब वो इत्मीनान में होते हैं, जब वो पीस में होते हैं, तब वो ज्यादा खर्चे कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कोई हॉलीडे या इवेंट आ रहा हो, फेस्टिवल हो कोई, उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा होता है। तो बाय लार्ज इकोनॉमी उस वक्त, या आप कह सकते हैं कि कराची या पाकिस्तान में लोग ईद के टाइम पे या ईद के करीब या रमजान में ज्यादा शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, रीजन आपको मालूम होगा। जैसे हमारा एक फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल आने वाला है, इसकी वजह से हमारी कंजम्पशन बढ़ गई है। इसी तरह दुनिया भर में क्रिसमस के इवेंट की वजह से लोग अपनी कंजम्पशन यानी कि एग्रीगेट डिमांड एट टाइम्स बढ़ा देते हैं। फॉल इन मनी सप्लाई की वजह से, इन फॉल इन मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मूवमेंट अलोंग दी कर्व, फॉल इन मनी सप्लाई, फॉल इन मनी सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड जो अभी डायग्राम में आपके साथ बात करी थी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, लोगों के पास अब पैसा नहीं होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे चीजों को, और बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा किसमें, डिमांड करने, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जिसे कहा जा सकता है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लोअर ऑयल प्राइसेस, इंप्रूव टेक्नोलॉजी या एप्रिसिएशन, ये सारे कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन है। इनको आपने डिस्कस किया। अगर आप डायग्राम के जरिए बताना चाह रहे हैं तो ये वो डायग्राम आ गई, कॉजेस ऊपर डिस्कस की जा चुके हैं। इन्फ्लेशन में जो आपने राइटवर्ड शिफ्ट शो किया था, आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर रहे हैं। LRAS इस डायग्राम में आपको किनीजियन नजर आ रहा है, क्लासिकल में वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, सही, इसको आप क्लासिकल व्यू कहते हैं। यहाँ पर LRAS जो आपका दिल चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लेवल पे कोई इशू नहीं, आप लोगों के लेवल पे कोई इशू नहीं, ठीक है? क्योंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नॉर्मली एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। फिर से सुन लें, एक तो डिमांड साइड बताया था,
और डिमांड साइड को लेकर इन्फ्लेशन नॉर्मली इन जनरल एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, सही है। तो इसके लिए अगर आप SRAS का सहारा ले रहे हो तो कोई गलत नहीं होगा, आप कर सकते हैं। हाँ, और LRAS में से आपकी चॉइस होती है, जो आप बनाना चाहें, केनेजियन बनाना चाहें केनेजियन बना दें, क्लासिकल बनाना चाहें बना दें, क्योंकि उन दोनों में फुल एम्प्लॉयमेंट पे परफेक्टली इनइलास्टिक LRAS कर्व होता है, तो वहां से दोनों चीजें अलाइक हो जाती है, ठीक है। और अगर वो डायरेक्ट करे आपको कि नहीं यार आपने वही इस्तेमाल करना है, वो एक अलग बात है, आप उसको इस्तेमाल करेंगी। अगर आपने डिफ्लेशन को शो करना है तो ऑब्वियसली दो ही रीजन है, या तो आप आगे की डिमांड को कम कर दें, या तो SRAS को आगे की तरफ बढ़ा दें। ये कुछ और चीजें हैं, वाई रिसेशन में नॉट कॉज डिफ्लेशन, जो आप इस हैंडआउट से यानी कि PDF जो आपके पास ग्रुप में मौजूद है वहां से आप देख सकते हैं, नोट्स में आपके मौजूद हैं। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये वो सारी चीजें जो आपने कवर करनी है, तब जाकर क्वेश्चन होंगे। 100% आपके पास कंटेंट है तो क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई वहां क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर लेता हूं, बाद में सोचूंगा कुछ भी लिख दूंगा, नहीं, ये वाली अप्रोच AS में नहीं चाहिए। कंटेंट आ रहा है, या आपको पहले से पता है कि हाँ यार हम एग्जाम से पहले तैयारी करके आ रहे हैं, ये कंटेंट मेरे पास है, तब तो मैं क्वेश्चन को पिक करूंगा। अदरवाइज मेरी आपको रिकमेंडेशन खत्म नहीं है कि आप इस टॉपिक को फिर कवर करें, या आपके पास इन्फ्लेशन के हवाले से कंप्लीट बात सामने आ गई। थैंक यू।